वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। कल हमने की थी जीके की क्लास और 2 दिन हमारे कंटिन्यू जीके की क्लास हो गई है। तो आज हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास और ये आपके अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि आप लेक्चर स्क्रीनिंग दे रहे होंगे, डीएलएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीटी वगैरह, आप जो भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें आपका ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत काम आने वाला है। और आज आपको मैं करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। थोड़ा बहुत भाषा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा आपको इसकी बेसिक जानकारी यानी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपने मेरी अदर क्लासेस भी अगर देख रही होंगी तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें कॉमन रहे, क्योंकि हम आपको क्या करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बुक से सेलेक्ट करती हूँ और कुछ क्वेश्चन क्या होता है मैं PYQ आपको मिक्स करके करवाती हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी? तो सभी जानते होंगे, अगर पढ़ रहे हो तो आप जानते होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। जो खिलौनों की आयु होती है वो होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था की। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या करते हैं बच्चे? खिलौने की आयु उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल ऑब्लिक समूह में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, और आपका ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण करने की अवस्था। तो यहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता हमें बताना है नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। दल समूह में रहने की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था भी है और खेलने की अवस्था भी। कौन से आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? ये तीनों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं। अब जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है वो है आपकी अनुकरण करने की अवस्था, जो है वह पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है और भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में वो परिवर्तन समझने लगते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चे भौतिक वस्तुओं की किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है तो वह क्या होता है आपके द्रव्य। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किसी भी भौतिक वस्तु का द्रव्यमान, और वो नंबर से काउंटिंग वगैरह होता है ना, और क्षेत्रफल कितना एरिया वो कवर करता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इस चीज़ों को बच्चे समझने लग जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड जब बच्चे को दिए जाते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, बीन में निकलना बंद करना, या इनमें से सभी। तो जो सकारात्मक दंड है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के द्वारा उपहास होता है आपका सकारात्मक दंड का उदाहरण। ठीक है, चलिए, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन दे रहे हैं निरंतर, और उसको देने से अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है जो स्थायी हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार, तो जो ऑप्शन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाता है वो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका हो जाता है अभ्यस्तता। तो उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? आपका अभ्यस्तता कहलाता है। और ये परिवर्तन आपका, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है आपका अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन होता है आपका अभ्यस्तता। ठीक है, और अगर स्थायी परिवर्तन की बात कहें तो स्थायी परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है और अस्थायी परिवर्तन कहलाता है आपका अभ्यस्तता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह किस चीज़ का उदाहरण है? विद्यार्थी इतिहास कक्षा में कोई अवधारणा सीखता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और उसका उपयोग वह हिंदी कक्षा में करता है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का है? तो यह उदाहरण होता है आपका अगर एक कक्षा में या एक सब्जेक्ट में सीखी गई कोई कॉन्सेप्ट है, उसका उपयोग अगर दूसरी जगह किया जाता है तो इसे कहते हैं आपका धनात्मक अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या होता है? कोई टेस्ट है और टेस्ट में हम संख्या बढ़ा देते हैं प्रश्नों की, तो क्या होता? वैधता घट जाती है, वैधता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, विश्वसनीयता घटती है। तो प्रश्नों की संख्या आप जितनी बढ़ा देंगे उतना क्या होता है? विश्वसनीयता आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक के किस गुण से संबंधित है? आपका जो टीचर है उसको हर चाइल्ड के, हर बच्चे के पर्सनल जो डिफरेंसेस होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए बच्चे में कौन बच्चा कैसा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का। उसको सारे बच्चे एक जैसे नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारे बच्चे एक जैसे और सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक के जो जिस गुण से संबंधित है वो है आपका यहाँ पे 3 है, यहाँ पे व्यक्ति गुण, सामाजिक गुण, व्यावसायिक गुण। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो होता है व्यावसायिक गुण। तो बच्चों की पर्सनल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनका ज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक गुण से संबंधित हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्वेश्चन जब करा रहे हैं तो इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, इतनी नीड क्या है? क्वेश्चन का आंसर बताए, आगे बढ़ जाए। आपको थोड़ा सा चीज़ें सुन के याद रहे। एग्ज़ाम आपका बहुत आने वाला है, जिनका डीएलएड का एग्ज़ाम है, तो चीज़ें बोल के आपको याद रहेंगी, इसलिए बार बार बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना। कोई व्यक्ति स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति के जैसा प्रदर्शित करता है तो यह कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण या तादात्मीकरण। तो अन्य व्यक्ति के जैसा जब व्यक्ति स्वयं को प्रदर्शित करता है तो यह रक्षा युक्ति कहलाती है आपकी तादात्मीकरण। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को याद भी रख लीजिएगा। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतर क्रिया अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है ना आपका, वो क्या है? आपका शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था होती है। जब शिक्षण हो जाता है उसके बाद क्या होता है? आपका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या है? शिक्षण छात्र, शिक्षक छात्र अभिभावक, शिक्षक छात्र या प्रधानाचार्य, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम या शिक्षक और छात्र। तो आपने देखा होगा शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें एक छोर पे आपका शिक्षक होगा, दूसरे पे आपका स्टूडेंट होगा और तीसरे पे आपका क्या होता है? करिकुलम होता है। तो शिक्षण कार्य के 3 मुख्य घटक हो गए, शिक्षण छात्र, शिक्षक छात्र और आपका पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। सीमित है मूल्यांकन के क्षेत्र, असीमित है, संकुचित है या विस्तृत है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लगेगा तो आपको, आप बोलेंगे कि असीमित और विस्तृत और सीमित और संकुचित एक जैसे लगते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाता है, मूल्यांकन के क्षेत्र क्या हो जाते हैं? विस्तृत क्षेत्र हो जाते हैं। असीमित और विस्तृत में क्या है? फर्क है। ठीक है, और सीमित और संकुचित तो बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं या ये सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? सत्य नहीं है। हमें बताना है कोई एक जो सत्य नहीं है। तो ये सभी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि सभी असत्य नहीं। अब हमें देखना है सत्य कौन सा नहीं है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल शिक्षण एक कला है, तो ये सत्य है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जाते हैं, जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षक क्या है? प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, तो ये भी है। लेकिन शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन आपका सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, जो आपका सत्य कथन नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया? NCF RTE, इससे आप क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, कोठारी आयोग वगैरह वगैरह
क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 से अनिवार्य किया गया। कौन सी कक्षा से? कक्षा 1 से अनिवार्य किया गया अनिवार्य अंग्रेजी विषय को, ठीक। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया? डाल्टन योजना, विन्नेट योजना, ठेका योजना या मॉरिसन योजना? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है आपका डाल्टन योजना। डाल्टन योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है। चलिए आगे। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? केंद्रीय सूची, सम्मति सूची, राज्य सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो है आपकी सम्मति सूची का विषय है आपका शिक्षा, ठीक है। 3 सूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची, और जो शिक्षा है वो सम्मति सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश डैश सिद्धांत पर आधारित है? कंप्यूटर असिस्टिव लर्निंग, ठीक है ना, CAI आपका जो होता है ना, आपका ये है CAI, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑपरेटिव कंडीशनिंग, ये कुछ और पावलियन जो पावलाव थे ना, पावलेवन कंडीशन या उत्तरदाता कंडीशनिंग। तो आपका जो ये हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर सहायता निर्देश है ये है आपका ऑपरेटिव कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, जिसे आप शॉर्ट में कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी CAI कहते हैं, ये किस पर आधारित है? आपके ऑपरेटिव कंडीशन आधारित है। बाकी आप इन चीज़ों को छोड़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है आप ध्यान दे रहे हैं, याद ये लाइन रख लेना, जो आपका CAI है वो आपका सिद्धांत पर आधारित है ऑपरेटिव कंडीशनिंग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन या विद्या? तो आपका जो दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है यह है आपका ज्ञान दर्शन, ठीक है। तो दूरदर्शन आप जो DD आता है ना टीवी पे, तो उसका शैक्षिक टेलीविजन चैनल है आपका ज्ञान दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन किसी व्यक्ति के विकास को एक निश्चित समय में प्रभावित करता है? कौन? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो व्यक्ति के विकास को निश्चित समय में प्रभावित करता है? उनके अनुभव, प्रकृति और पोषण की परस्पर क्रिया, विरासत में मिली क्षमताएं या व्यक्ति पर सामाजिक दबाव? तो जो व्यक्ति के विकास को निश्चित समय में एक फिक्स टाइम में प्रभावित करता है वो है आपका प्रकृति और पोषण की पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। डैश के लिए सत्य जानने के लिए प्रयोग एक मानक प्रक्रिया है। हमारे पास सब्जेक्ट हैं लोक प्रशासन, भूगोल, पुरातत्व या चौथा ऑप्शन है हमारे पास विज्ञान। तो किस विषय के लिए हम जब सत्य जानते हैं तो प्रयोग करते हैं, और प्रयोग उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है कि जब प्रैक्टिकल किए जाएंगे तो ही हमें सत्य, तो प्रैक्टिकल से ही हम इसके विषय में सत्य जानते हैं। तो हम प्रैक्टिकल किस में करते हैं? प्रैक्टिकल हम किए करते हैं सत्य जानने के लिए, ये करते हैं हम आपके विज्ञान विषय में। तो विज्ञान के लिए सत्य जानने के लिए प्रयोग क्या है? एक मानक प्रक्रिया है। स्कूलों में आपने देखा होगा साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल क्यों किए जाते हैं? कोई भी आपका सिद्धांत है उसका सत्य जानने के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन करे, और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और घर में इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कल भी आपकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आएगी, और उसके बाद सैटरडे में संडे आपका एक मैराथन वीडियो आ सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।